हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है ना, उसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है। कब से भरा जा रहा है, क्या एज मतलब कि कितने एज ग्रुप वाले उसको भर सकते हैं, फीस वगैरह क्या है, क्या सिलेबस है, यही सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अगर आप आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं आज की वीडियो में और क्या होने वाला है आपके लिए खास। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज भैया 15 मई है। ठीक है, कौन सी डेट है, तो आज है 15 मई 2025। अब देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी है ना, उसका एक एग्ज़ाम होने लगा है, पेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो पेट का एग्ज़ाम है 2025, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म भरा जाना भी स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो भैया कल से ही भराया जा रहा है, यानी कि 14 मई से ही इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म वगैरह फिलअप करें। और आप देखें कि कब इसकी लास्ट डेट है, तो इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 17 जून तक है, अर्थात 14 मई से स्टार्ट हुआ है, 17 जून तक इसका जो फॉर्म है वो भरा जाना है। ठीक है, और ये सब तो बातें हो गई। आप देखिए कितने एज ग्रुप वाले इसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो अगर एज की बात की जाए तो भैया जो लोग भी 18 प्लस हैं और 40 ईयर्स से कम है, अर्थात मतलब 40 ईयर तक हो, 18 से 40 वर्ष के बीच जो लोग हैं बस वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 18 से कम उम्र है तब भी नहीं भर पाइएगा और 40 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स क्या ही करिएगा इतने टाइम बाद सॉरी, बस यूं ही हम कह रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो आगे देख लिए, अगर आपको ये जानना हो कि एलिजिबिलिटी क्या है, अर्थात कम से कम कौन से लोग हैं जो भर सकते हैं, तो आप देखिए कम से कम भैया आपको 10th क्लास पास किया होना चाहिए, अर्थात आप कम से कम किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल तक कम से कम परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हों, तभी आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब कि कौन कौन लोग फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। अब आप देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे इसमें, टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 100। ठीक है, आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम भैया जो मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे। माइनस मार्किंग की व्यवस्था है इस एग्जाम में। ठीक है, माइनस मार्किंग होगा और कितना, तो 1/4। ठीक है, अर्थात अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए लगातार या कैसे भी 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो एक क्वेश्चन जो आपका सही था वो निपट जाएगा। ठीक है, और 100 मार्क्स भी मिलने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। और ये माइनस मार्किंग या थोड़ा ध्यान से देख लीजिए 1/4 है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि भैया फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है अभी। हाँ, मेन बात, अभी भैया एग्जाम की डेट नहीं आई है, अब डेट कब आएगी नहीं पता, पर ये जरूर बता दिया गया है नोटिफिकेशन में कि एग्ज़ाम होने के पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये थोड़ा फनी सा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप थोड़ा इसको देख लीजिए। अब देखिए इसका जो मतलब कि पूरा का पूरा अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमने पूरा डिटेल में अपना नोटिफिकेशन ना अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, आप उसको ज्वाइन करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ में इसका जो सिलेबस है वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। हालांकि हम लोग सिलेबस की बात करेंगे इसी वीडियो में, तो उसको आप पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस देख लीजिए। हाँ, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बतानी थी हमें, और वो क्या है, वो ये है कि यद्यपि आप देखिएगा कि सिलेबस बहुत बड़ा सा है, आपको लगेगा क्या यार हम लोग पीसेस वगैरह का एग्जाम तो नहीं देने जा रहे हैं, तो ऐसा ही समझ लीजिए। उन्होंने बहुत बड़ा सा सिलेबस दिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ना हिंदी छोड़ा है ना अंग्रेजी छोड़ा है, मतलब लैंग्वेज तो लिया ही है, साथ में मैथ्स भी लिया है, रीजनिंग भी लिया है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, करंट अफेयर भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपको सब कुछ आना चाहिए कुल मिला करके इनके हिसाब से। और तो ये सब आप सिलेबस में देखिएगा, अभी हम सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जरूर जाने रहिए कि जो इन्होंने सिलेबस दिया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसको देखने से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि जो हमारी लूसेंट की जीके की बुक आती है ना, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो इनफ जो है मतलब आपको नॉलेज हो जाएगी। इतना आपको लूसेंट में बताया गया है कि आप पेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकें। लेकिन इतनी मोटी सी किताब है, ये देखिए लूसेंट की बुक, नया वाला जो एडिशन है वो हमारे पास है, ये देख लीजिए, इतनी मोटी सी किताब है भैया। तो अब आप क्या करिएगा, पूरा का पूरा पढ़ने लगिएगा एक एक पन्ने से? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। और ऐसा करना मतलब ठीक भी नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा?
क्योंकि जब इतनी मोटी सी बुक है और हमारे पास सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमको यही टॉपिक पढ़ना है, जैसे अभी आपको हम बताएंगे हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करिए, लूसेंट की बुक खोलिए और इसका जो पहला पेज है उसको छोड़ दीजिए, सेकंड वाला पेज में प्रस्तावना है उसको भी छोड़िए, तीसरी वाला मतलब जो तीसरा पेज है ना भैया, ये देखिए इसमें विषय सूची करके दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं विषय सूची? अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी बुक में देखिएगा। तो इस विषय सूची को आप खोलिए और अपना सिलेबस अपने सामने रखिए। उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को यहाँ मार्क करिए और वही जा कर के आगे पढ़ लीजिए। तो इस तरह से करेंगे तो भैया ठीक से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के लिए तो भाई किसी की भी आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं, या फिर जो है आपके पास कोई रीजनिंग की बुक हो तो सेम प्रोसेस वहाँ भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक देखिए, कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से मतलब टॉपिक दिए हुए हैं और उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। तैयारी करना है ना तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक बार सिलेबस देखिए, उसके बाद फिर तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देंगे और यूट्यूब पे भी सॉल्व करा देंगे, तो ये कुछ तो हम आपके लिए भी करेंगे। और एक और बात है जो हम आपके लिए करने वाले हैं, और वो ये है कि हम लूसेंट जो है ना उसको टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे अपने इसी चैनल पे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पॉलिटी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हैं, 10-12 टॉपिक्स हैं, नहीं इससे कम ही होंगे, मेरे ख्याल से 8-9 टॉपिक्स हैं। तो हम लोग उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ मैम अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हम ऐसा पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप कितना हमारे वीडियोज़ पे रिएक्ट करते हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन की बात हुई। अब हम आपसे सिलेबस डिस्कस करते हैं और सिलेबस दिखते हैं क्या है। तो हम लोग आ चुके हैं भैया अपने कहाँ पे, सिलेबस वाले पार्ट पे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना जो आता है विज्ञापन, उसमें आपको सब दिखा दिया गया है। आप इसको जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो भैया सॉल्व हो जाएगा। हालांकि बड़ी क्लिष्ट हिंदी यूज़ की गई है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अच्छे से आपकी जो क्वेरीज हैं वो मतलब इसको पढ़ के सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कब एग्ज़ाम मतलब होना है, वो बाद में ही बताया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कब से कब तक फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि जो हमारा सिलेबस है उसे तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो चलिए सिलेबस देखेंगे। तो ये देखिए भैया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं शॉर्ट में, उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपके समक्ष रखा हुआ है, मतलब समक्ष रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नों की संख्या मैंने बताया 100 रहने वाली है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक नंबर एक क्वेश्चन के पीछे मिलने वाला है। तो देखिए, पहला जो सब्जेक्ट है भैया वो क्या दिए हैं? इतिहास दिए हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री। और देखिए इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, आपको मतलब पूछा जाएगा केवल 5 मार्क्स का, और सिलेबस इतना बड़ा सा देख रहे हैं और ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आप जब लूसेंट खोलेंगे ना तो पहला टॉपिक आपको यही मिल जाएगा। वैदिक संस्कृति, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब भी आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ाएगा तो वैदिक संस्कृति ही पढ़ाएगा। फिर बौद्ध धर्म, उनकी जो मतलब भगवान बुद्ध की जीवनी है, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो। जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश जिसमें आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, ठीक है। फिर क्या है? ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब आप देखिए, ये जो टॉपिक्स दिए हैं ना, अगर आप बहुत ईमानदारी से मुझसे पूछें कि ये कहाँ से दिए गए हैं, तो ये सारा का सारा टॉपिक ना आपको क्लास 6 से लेकर के जो 8 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसमें दिया गया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन सब में कुछ ऐसे टॉपिक्स मतलब इन सब में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको क्लास 6 से 8 तक की जो हिस्ट्री है उसमें से ना बने। लेकिन आप देखिए कि टॉपिक्स जो दिए हैं वो सब के सब वहीं से दिए हैं। तो वैसे तो बहुत आप कहेंगे कि सब आप सेव कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने क्लास 6 से 8 तक की जो हिस्ट्री है वो अपने इसी चैनल पे कंप्लीट कराई हुई है एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आपको टाइम लगे तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं टाइम लगता है भाई तो लूसेंट एक अच्छा विकल्प है आपके लिए, क्योंकि वो मतलब कि एक तरह से नोट्स टाइप का जो लूसेंट है वो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो चलिए,
ये तो रहा हमारा जो है पहला वाला पोर्शन। दूसरा देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, अर्थात 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मतलब स्वाधीनता आंदोलन का जो प्रारंभिक वर्ष है वो, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी के आने की बात की जो बातें हैं और जो अन्य नेताओं की भूमिका है वो। तीसरा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर आप देखें विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, तो ये आप पॉलिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन सब के बारे में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा भी गया है, मतलब आपसे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा हम आपको बताते चलेंगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे ना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए दूसरा जो है सिलेबस का पार्ट वो क्या है भैया, मतलब कि जियोग्राफी अर्थात भूगोल। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में जो टॉपिक्स थे वो हमने देख लिया, अब ज्योग्राफी को तो हम देखने वाले हैं। तो इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आपसे। क्या क्या पूछा जाएगा, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, तो ये तो पूछा ही जाएगा। नदियां और नदियों की घाटी आपसे पूछा जाएगा। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। खनिज के लिए ना मैंने एक यूपी में जो आरओ का एग्जाम होना है उसके लिए उसका पीवाईक्यू सॉल्व कराया हुआ है, 1-2 वीडियो है छोटा छोटा सा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मिनरल्स के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। एक बात आपको याद रखना होगा कि सिलेबस आप देखें कि जो है लगभग ऐसे मिलता जुलता है जैसे मतलब कि पीसीएस का ही है। हाँ थोड़ा पीसीएस का और वार्ड सिलेबस है, इनका थोड़ा छोटा ही है, तो इस वजह से ना आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, मैं इसलिए वजह से नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो से देखें, हाँ कहीं से भी देख सकते हैं, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, कौन सा एग्ज़ाम, टीचिंग के लिए एग्जाम होता, क्लास 60 मतलब 6 से 8 तक के लिए अगर किसी को टीचर बनना है तो जूनियर एडेड नाम था कुल मिला के, ये जानिए कि जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ था। उसमें ना यूपी पीसीएस जो हमारा अपर प्रीलिम्स होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जो हमारा आरओ है ना उसके लगभग सारे क्वेश्चंस वहीं से उठा लिए गए थे। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके देख सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस उनमें बहुत लेंदी से आते हैं, मतलब कि कथन कारण वाले, कई सारे स्टेटमेंट वाले, उन्हें आप छोड़ करके 1 लाइनर टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखें भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल भी जानना है, जलवायु और मौसम जानना है, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास। आगे देखिए तो ये हमारे जो टॉपिक्स रहे हैं, कितने टॉपिक रहे हैं टोटल, तो आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा क्योंकि इसमें गिनती दी है, ये कौन 1-1 घंटा गिने, टाइम ही लॉस होगा अपना। तो ये सारे टॉपिक्स आप देखिए कहाँ से आए हैं, तो भैया ज्योग्राफी से आए हैं, इतना सारा आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, तो 10 टॉपिक होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला टॉपिक देखिए, यानी कि अगला जो सिलेबस का पार्ट है वो क्या है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन इकोनॉमी से प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इन्होंने एकदम बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मुझे यही एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, अर्थात जब भारत देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर के जो एलपीजी लागू हुआ था वहाँ तक। फिर आप देखिए योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, इसी का हिस्सा हो जाएगा। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति 1966 में जो आई थी अपने यहाँ, दुग्ध विकास यानी ऑपरेशन फ्लड, जिसके वजह से आज आप देखें तो गांव-गांव में 2-2, 3-3 डेयरी खुल गई है। मेरे ही गांव में 3 डेयरी है। तो ये कहाँ से हुआ, मतलब हमारे यहाँ जो दूध का अचानक से उत्पादन बढ़ा उसके पीछे वर्गीज कुरियन जी का ही हाथ है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से आप देखें कि आज यहाँ तक पहुँचाया है। भारत देश विश्व में दूध उत्पादन के मामले में अग्रणीय स्थान रख रहा है। और भैया फिर राष्ट्रीयकरण बैंकों का और सुधार, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम के जो भी काम है वो तो वैसे ही एकदम अविस्मरणीय हैं, तो उनको तो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आप देखें 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन आया, अर्थात जो एलपीजी लागू हुआ उसके बाद क्या कुछ हमारी इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिले हैं वो देखिए। फिर 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, और उसमें क्या क्या देखना है, कृषि में क्या सुधार हुए, ढांचागत क्या सुधार हैं, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर देखिए अगला जो है सिलेबस वो क्या है, सिलेबस का पार्ट भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम स्टार्ट भी करने वाले हैं, जरूर देखिएगा।
वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो आपके काम की है। बेवजह पूरी की पूरी लूसेंट नहीं करवाएंगे हम, क्योंकि वो फालतू का टाइम लॉस करने वाला होगा। तो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, हम वही टॉपिक्स आपको सॉल्व कराने वाले हैं बस। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले तो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी अर्थात भाग 4, और भैया मौलिक अधिकार और कर्तव्य ना पूछा जाए ये तो हो ही नहीं सकता। संसदीय प्रणाली हमारी, और संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राष्ट्र संबंध। तो आप केंद्र राष्ट्र संबंध की अगर बात करेंगे ना तो यूपीपीसीएस का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो भैया ये तो पूछा ही जाएगा। फिर आप देखिए जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज से क्वेश्चन ना पूछा जाए ये तो हो ही नहीं सकता, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में केवल इतने टॉपिक हैं। आगे हालांकि विविध में भी कुछ इन्होंने पॉलिटी के टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उसको आगे देख लीजिएगा, मतलब हम बताएंगे ही। तो ये टॉपिक्स आपको कहाँ पढ़ने हैं, पॉलिटी में पढ़ने हैं। जल्दी ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगे इसके। एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक निपटा के ही दम लेंगे, चाहे छोटी वीडियो बने या बड़ी। फिर आप देखिए जनरल साइंस में क्या क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो इसको भी आप यहीं से देख सकते हैं। प्रारंभिक अंकगणित भैया एलिमेंट्री जो अरिथमेटिक है इसकी बात की जा रही है। क्या क्या आपको देखना है, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत अर्थात परसेंटेज, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि भैया इसमें क्या पढ़ना है, किस लेवल का क्वेश्चंस करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख के तभी जो है तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको सारे मेथड पढ़ाएंगे, मतलब टफ भी पढ़ाएंगे, इजी भी पढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से ना आपको ये समझना पड़ेगा कि जो है कौन सा मतलब लेवल है हमारे एग्जाम का, किस लेवल के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। फिर आप देखिए भैया हिंदी आ गई हमारी जो है राजभाषा। तो सामान्य हिंदी में बात कीजिए, मतलब किया जाए, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। तो ये वाला भी पोर्शन हम करवाएंगे अपने चैनल पे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो सामान्य हिंदी भी। अंग्रेजी में देख लीजिए क्या आना है, तो जनरल इंग्लिश, एक तो अंग्रेजी का व्याकरण आ जाएगा। व्याकरण में अब देखना पड़ेगा क्या क्या उन्होंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरे ख्याल से यही नरेशन वगैरह पूछा होगा, और कुछ जो है एंटोनिम सिनोनिम टाइप के भी क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने सिलेबस में देखा था तो ये गद्यांश वाला बहुत अच्छे से दिया हुआ था, भयानक सा। तो ये भी पूछा ही जाता है, आपतित गद्यांश, यानी कि एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी 5 नंबर का ही है। आप देखिए सब ना 5 नंबर का है। फिर आ गया अपना रीजनिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब मेरा फेवरेट ये जो है सब्जेक्ट एक तरह से पड़ जाता है, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें आपको क्या देखना है, कौन सा बड़ा छोटा है अर्थात बृहद एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, और संबंध, यानी कि अगर वो पूछा जाता है ना मेरे भैया के मामा के नानी के नाना के पापा के मम्मी के बाबू आपको कौन लगेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो ये जो ब्लड रिलेशन वाला है कुल मिलाकर के वो। समूह से भिन्न को अलग करना, तो भैया ये भी पूछा जाएगा। कैलेंडर घड़ी पूछा ही जाता है। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आप देखें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में वो क्या पूछ लेंगे उनको भी नहीं पता है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके एक मतलब कि ओवरव्यू हो सकता है। आप लोग किसी का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर का जो आपको पढ़ाने में लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भारतीय और वैश्विक मतलब पूछा जाएगा, कुछ भी करंट अफेयर मतलब कुछ भी जो हमारा मन करे। अब आप देखें कुछ जो हमारा 12वां टॉपिक है वो क्या है भैया, सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस। अब आप देखिए जो जनरल अवेयरनेस है ना, इसमें ना मतलब सब कुछ दे दिया गया है। जैसे आप देखें पहला वाला जो टॉपिक दिया है भारत के पड़ोसी देश, और ये भारत के पड़ोसी देश जियोग्राफी का टॉपिक है, भारत का पड़ोसी देश, इसको हम लोग देख लेंगे। हम जो भी क्वेश्चंस कराएंगे मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे ना ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे एक टॉपिक हम उठाएंगे कि भारत के पड़ोसी देश, चलिए आज मैप में देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन कौन से जिले हैं, मतलब कि कौन कौन से राज्य हैं जो किसी अन्य देश के साथ अपनी बाउंड्री वगैरह शेयर करते हैं, कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस तरह से एक एक टॉपिक कराएंगे। ठीक है, फिर देश, राजधानी और मुद्रा, पता नहीं इसमें क्या मजा मिलता है इन लोगों को, मगर पूछते हैं भैया, पीसीएस भी पूछता है, बहुत पूछता है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, हाँ आप एक पॉइंट जो है ध्यान में रख सकते हैं, ये देश, राजधानी और मुद्रा में
जो भी मतलब कि कंट्रीज़ हमारे करंट अफेयर के टॉपिक में दिखेंगे आपको, वहाँ के जो देश हैं उनकी जो राजधानी है, उनकी जो करेंसी है वो पूछी जाती है। सपोज दैट कोई मतलब कि समिट वगैरह हुई है, किसी भी तरह की कोई भी समिट हुई है, या किसी देश के मतलब कि जो मतलब राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश में यात्रा पे आए हैं, या हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर किसी अन्य देश की यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ से रिलेटेड ये जो करेंसी और कंट्री का कैपिटल है वो पूछा जाता है। अगला देखिए कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये पॉलिटी का टॉपिक है पर यहाँ पे बताया गया है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये भी पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन देखिए सामान्य जागरूकता में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भैया पूछ भाई करते हैं। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, तो ये भी पूछा ही जाता है। भारतीय पर्यटन स्थल पूछेंगे ही। कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, मतलब यही रह गया था, इसको भी पूछ लिया। भारतीय अनुसंधान संगठन, इसको भी पूछा जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसको भी पूछेंगे। पुरस्कार और विजेता, तो ये सब ना करंट अफेयर की बातें हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ठीक। फिर आप इधर देखें, फिर से क्या आ रहा है, अपठित हिंदी मतलब हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश मिलेंगे, एक गद्यांश का 5 नंबर मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है आपको ग्राफ दिए रहेंगे, 10 नंबर इससे मिलने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तो ये भी 10 नंबर का है, और 5 प्रश्न मतलब कि तालिका को सॉल्व करने पे मिलने वाला है। तो ये कुछ हमारा भैया सिलेबस है। तो आप एक तरह से देखें तो 15 जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है क्योंकि ये नहीं कह सकते ना कि 15 टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के भीतर हमने देखा 10-10, 12-12 टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सा सिलेबस इनके द्वारा दिया गया है। मतलब जीएस वैसे भी अथाह सागर टाइप का है, उसमें भी आप देखें कि पेट जैसे एग्जाम में इतना भयानक सिलेबस दिया है, तो बाबू करना तो है ही। तो फिर बिना जो है डरे, बिना सहमे एकदम मतलब जुड़ जाइए। फॉर्म भरिए, सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद फिर लग जाइए कि आपकी तो एकदम फोड़ के ही मानेंगे। चलिए, तो ये रही आज की अपनी वीडियो। यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख करके उन्होंने दिया है, और वो क्या दिया है, कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक आती है ना, उसके द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी हाई स्कूल इंटर का जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि भैया परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा, तो वही बहुविकल्पीय चाल, मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, सही उत्तर को गोला करना पड़ेगा, और भैया 1/4 अंक की कटौती होगी, अर्थात 4 अगर आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका जो सही वाला है वो निपटा दिया जाएगा। तो यही सारी बातें थी आज की वीडियो में। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और पॉलिटी वाली वीडियोस को मिस मत कीजिएगा।